हेलो दोस्तों, मैं सीए जगत खींचा आज आपको करा रहा हूँ जीएसटी के अंदर ए कैटेगरी के टॉपिक डिमांड एंड रिकवरी के न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल्स, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जामिनेशन के स्टडी मटेरियल के सभी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करा दूंगा। हाँ, अगर अभी तक आपने इसका कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप YouTube से भी देख सकते हैं। 100 मिनट्स का है, उसको आप 1.5x स्पीड पे कर लीजिएगा तो वो अराउंड 50 से 60 मिनट्स में हो जाएगा। वो पहले करिए, बाद में आप क्या करिएगा, न्यूमेरिकल करिएगा। यकीन मानिए ये दोनों करने के बाद में आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि फील होगा कि हाँ, ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर हो चुका है। कॉन्फिडेंस आ जाएगा और कॉन्फिडेंस बहुत ही बड़ी चीज होती है। चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले बेहतरीन वाले क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से हम कर भी लेंगे, समझ भी लेंगे और उसको याद भी कर लेंगे, तो आपको यहाँ पर बहुत मजा भी आने वाला है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सेकंड है। सुभारती Enterprises collected GST on the goods supplied by it from its customer on the belief that supply is taxable. However, later it discovered that goods supplied by it are exempt from GST. यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, हमने सप्लाई को टैक्सेबल सप्लाई समझ के जीएसटी कलेक्ट कर लिया, हालांकि बाद में मालूम पड़ा कि वो सप्लाई तो टैक्सेबल थी नहीं, वो तो सप्लाई एग्जेम्प्ट थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, क्या उस जीएसटी को हम अपनी जेब में रख सकते हैं या हमें सरकार को देना पड़ेगा? तो दोस्तों आप सभी को ध्यान होना चाहिए, हमने रिवीजन में भी पढ़ा था, सेक्शन 76 है और सेक्शन 76 क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर आपने कोई भी अमाउंट कलेक्ट करा है रिप्रेजेंटिंग टैक्स और अभी तक सरकार को पेमेंट नहीं करा है तो तुरंत प्रभाव से इमीडिएटली फोर्थविथ आप उसको गवर्नमेंट को क्या कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। ओके, नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो उस केस में भी सेक्शन 76 ने सिखाया था, विदाउट एनी टाइम लिमिट डिपार्टमेंट आपको क्या दे सकेगा, शोकोस नोटिस दे सकेगा। शोकोस नोटिस देने की कोई टाइम लिमिट इस पे एप्लीकेबल नहीं होगी। हमने वहां पर यह भी पढ़ा था। उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑर्डर पास करेगा, डिपार्टमेंट आपका ऑर्डर विद इन 1 ईयर में पास करेगा। सवाल बनता है ये 1 ईयर कहां से होंगे? तो ये 1 ईयर होंगे जब से उन्होंने आपको क्या दिया था, शोकोस नोटिस दिया था, उसके विद इन 1 ईयर में वो आपका ऑर्डर क्या कर देंगे, पास कर देंगे। सवाल ये बनता है, जब ऑर्डर पास करेंगे तो क्या हम पे पेनल्टी लगाएंगे? तो यस आंसर, वो पेनल्टी लगा सकेंगे। कितने अमाउंट की पेनल्टी लगाते हैं ये तो ऑर्डर में ही क्या होगा, डिटरमाइन होगा कि उन्होंने कितने अमाउंट की पेनल्टी लगाई है। दोस्तों आप सभी को ये बात भी अच्छे से ध्यान होनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए कि हमने एक 73 का सब सेक्शन 11 पढ़ा था, जिसने हमें ये बताया था, समझाया था कि अगर आप कोई भी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स कर लेते हो और उसका आप ड्यू डेट के 30 दिनों में क्या नहीं करते हो, पेमेंट नहीं करते हो, तो बाद में फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। बाद में ऊपर आपके ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। अगर नॉन फ्रॉड वाला केस है तो फिर आपके क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। ओके, और पेनल्टी का अमाउंट कितना था? तो उसी ने सब सेक्शन 11 ने भी बताया था, पेनल्टी का अमाउंट होगा मिनिमम 10,000 रुपी और 10% ऑफ टैक्स विच एवर इज क्या होगा, हायर होगा। उसी सब सेक्शन 11 के थ्रू हमको ये अंडरस्टैंडिंग मिली थी कि इवन अगर शोकोस नोटिस आने से पहले भी हम अगर पेमेंट कर देते हैं तो भी उस केस में अपन को पेनल्टी का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर शोकोस नोटिस आने के 30 दिनों में भी पेमेंट कर दोगे तो भी अपन को पेनल्टी का पेमेंट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हमको क्या करी थी, सिखाई थी और हमको समझाया गया था कि अगर आप कोई भी अमाउंट टैक्स की तरह कलेक्ट कर लेते हो, चाहे वो सप्लाई टैक्सेबल है, चाहे वो सप्लाई क्या है, एग्जेम्प्ट है। अगर टैक्सेबल है तो एक्सेस कलेक्शन कर लिया, आप अपने पास में नहीं रख सकते हो, उसे आपको सरकार के पास जमा कराना पड़ेगा, और वो भी किसके साथ में, ब्याज के साथ में। वहां पर यह भी सवाल बना था कि इस ब्याज की जब अपन कंप्यूटेशन करेंगे तो कंप्यूटेशन कौन से दिन से ब्याज का मीटर चालू होगा? क्या जो हमारी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स होती है, क्या उस दिन से ब्याज का मीटर चालू होगा? तो हमको समझाया गया था, 76 ने समझाया था, ऐसी गलती मत करना। यहां पर ब्याज का मीटर आपके ड्यू डेट के अगले दिन से चालू नहीं होगा, यहां पर ब्याज का मीटर चालू होगा जिस दिन आपने वो अमाउंट रिप्रेजेंटिंग टैक्स क्या कर लिया था, कलेक्ट कर लिया था, उस दिन से ब्याज का मीटर चालू होगा और चलता तो तब तक रहेगा जब तक आप उसका क्या नहीं कर देते, पेमेंट नहीं कर देते।
ओके तो इतनी बेहतरीन सारी बातें हमको 76 ने समझाई थी, 73 सबसेक्शन किसने समझाई थी, 11 ने समझाई थी। हमको बताया नोटिस आएगा, ऑर्डर भी पास हो सकेगा, पेनल्टी उसके अंदर बताएंगे, शो कोस नोटिस की कोई टाइम लिमिट नहीं, ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट कितनी है, 1 ईयर है, आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट का प्रोविजन समझाया। इतना सारा ज्ञान हमको क्या करा था, मिला था, और उसी ज्ञान को लेके इन्होंने क्या बना दिया, क्वेश्चन बना दिया। तो सारा ज्ञान हम इनको क्या कर देंगे, टिका देंगे। द अकाउंटेंट जो है हमारा सुभारती का एंटरप्राइज एडवाइज इट दैट द अमाउंट मिस्टेकली कलेक्टेड बाई, जो आपने मिस्टेकली क्या कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है, ओके, रिप्रेजेंटिंग टैक्स वर नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड विद गवर्नमेंट। भांग खा क्या है वह अकाउंटेंट को कोई समझ है नहीं, ठीक है ना। हम समझाएंगे कि हमने सेक्शन 76 पढ़ा है, वहां पर ऐसी खतरनाक बातें लिखी हुई है, अपने पास में नहीं रखा जा सकता, तुरंत प्रभाव से सरकार को क्या करना पड़ेगा, जमा कराना पड़ेगा। ओके अब इसके बाद में जो असेसी हैज अप्रोच्ड यू फॉर सीकिंग द एडवाइस ऑन द सेम, हाँ अब ये सही जगह आया है, आपके पास आया है, आपसे एडवाइस चाहता है, आप इसको सेक्शन 76 की क्या दीजिए, एडवाइस दीजिए। इसको ब्याज का, इंटरेस्ट का प्रोविजन बताइए, रेट 18% पर एनम वाली रहेगी, जिस दिन से कलेक्ट किया उस दिन से ब्याज का मीटर क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ओके ये सारी बातें बताइए। विदाउट शो कोस नोटिस देने की कोई टाइम लिमिट नहीं है, ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट विद इन 1 ईयर है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस इट एलोबरेटिंग द क्या है, रेलेवेंट प्रोविजन। तो बस ये क्वेश्चन था, और देखिए क्वेश्चन पढ़ा और हमने उसका क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। रेफरेंस किसका, 76 का। मैंडेटरी है कि इमीडिएटली आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिए, चाहे वो सप्लाई टैक्सेबल हो या सप्लाई टैक्सेबल ना हो, वो आपको शो कोस नोटिस दे सकेंगे विदाउट एनी टाइम लिमिट, और वो नोटिस के अंदर बताएंगे कि कितनी क्या लगाएंगे, आपके ऊपर पेनल्टी लगाने वाले हैं। इंटरेस्ट कब से चालू होगा, जिस दिन से आपने कलेक्ट कर लिया था उसी दिन से इंटरेस्ट का मीटर चालू हो जाएगा। और ऑर्डर कितने समय में पास कर सकेंगे, विद इन 1 ईयर में वो आपका ऑर्डर क्या कर सकेंगे, पास कर सकेंगे। ओके तो देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन को क्या कर लिया गया है, सॉल्व कर लिया गया। तो बस इतनी ही आसानी से हम बाकी के क्वेश्चन को भी क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। यस तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और देखिए उसको भी बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, और ये पास्ट में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप देखिए किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। राजुल हैज बीन इशूड ए शो कोस नोटिस ऑन 31st of December 2023 अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 ऑफ द CGST एक्ट 2017 ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द पीरियड जुलाई 2019 टू दिसंबर 2019। अब देखिए यहाँ पर सवाल बनता है कि अगर मैंने कोई फाइनेंशियल ईयर 19-20 का कोई टैक्स का पेमेंट क्या करा है, नहीं करा है, या उसका शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स किया है, और केस मेरा नॉन फ्रॉड वाला केस है, तो डिपार्टमेंट कब तक ऑर्डर पास कर सकता है और कब तक शो कोस नोटिस इशू कर सकता है। तो आप इस बात का क्या देंगे, जवाब देंगे, और क्या जवाब देंगे कि अगर हमने जिस पीरियड का टैक्स पे नहीं करा है, अगर वो पीरियड कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर 19-20 है, तो इसकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 31st of December 2020 रही होगी, ये आप बताएंगे। और जो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होती है, वहां से विद इन 3 ईयर्स में क्या करना पड़ता है, ऑर्डर पास करना पड़ता है। तो विद इन 3 ईयर्स हो जाएंगे 31st of December 2023। आप ये भी इनको समझाएंगे कि जो ऑर्डर पास करने की क्या होती है, टाइम लिमिट होती है। जो ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट से एटलीस्ट 3 मंथ्स प्रायर, 3 मंथ्स अर्लियर तक शो कोस नोटिस इशू करना पड़ता है। तो वो डेट हो जाती है 30th of September 2023। ओके तो इस डेट तक क्या जाना चाहिए, नोटिस आ जाना चाहिए। आप ये भी बताएंगे कि अगर इस डेट तक ऑर्डर पास नहीं किया गया तो जो प्रोसीडिंग थी वो डीम टू बी कंक्लूड हो जाती है, और अगर इस डेट तक शो कोस नोटिस नहीं दिया गया तो भी प्रोसीडिंग डीम टू बी कंक्लूडेड हो जाती है। ओके अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि नोटिस कब दिया गया है, 31st of December 2023, जबकि नोटिस इशू हो जाना चाहिए था 30th of September 2023। इसका मतलब आपने स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर शो कोस नोटिस इशू नहीं किया है। जब आप शो कोस नोटिस आपने इशू नहीं किया है तो आप ये प्रोसीडिंग डीम टू बी क्या हो जाएगी, कंक्लूडेड हो जाएगी। ओके अब क्वेश्चन ने कहा ही हैज गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग, आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है, तो ये सारी बातें आप उनको समझाना कि रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट ये रही। ओके 31st दिसंबर ऑफ क्या है, फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर जो हो गया है। ओके ये टाइम लिमिट सेक्शन किससे होती है, 44 से होती है।
एनुअल रिटर्न होता है GSTR 9 या फिर कंपोजिशन वालों का क्या होता है 9A होता है। वहां से 3 साल के अंदर अंदर ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट होती है, और जो ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट होती है उससे 3 मंथ्स अर्लियर डेट इज क्या है 2 इयर्स एंड क्या है 9 मंथ्स तक शो कॉज नोटिस इशू हो जाना चाहिए था। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, और देखिए कितने आसानी से हमने क्वेश्चन को क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया। ये सभी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, प्रोवाइडेड है कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर रखी हो, प्रोविजन की अंडरस्टैंडिंग कर रखी हो। इसीलिए मैंने कहा है अगर नहीं करी हुई है अंडरस्टैंडिंग तो इस प्रैक्टिकल वीडियो को अभी यहीं पर ही क्या करिए, स्टॉप करिए, YouTube पे जाइए, रिवीजन वीडियो को क्या करिए, देखिए 1.5x स्पीड पे देख लीजिए, 1.75 पे देख लीजिए, ट्वाइस स्पीड पे देख लीजिए, एक बार अपना बेस कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिकल कर लीजिए, फिर आप देखिए आपको इस टॉपिक पे कैसे कॉन्फिडेंस आएगा, और इसी तरीके से आपको पूरे पेपर के हर एक चैप्टर पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो पढ़ने का तरीका होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो एवरेस्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन इशूड ए शो कॉज नोटिस 31st of January 2023 अंडर सेक्शन 73 ऑफ CGST एक्ट ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द पीरियड जुलाई 2019 से 31st of December 2019। वापिस से वही ज्ञान कि कौन से फाइनेंशियल ईयर का टैक्स शॉर्ट पेड है, तो आप कहेंगे फाइनेंशियल ईयर 19-20 का शॉर्ट पेड है। सवाल बनेगा इस टैक्स इस फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या है, तो आप इसका जवाब देंगे इसकी ड्यू डेट होगी 31st of December 2020, डेट इज 31st December ऑफ क्या फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। आपसे पूछा जाएगा कि इसका डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट क्या है, तो आप कहेंगे जो भी एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है वहां से 3 साल, डेट इज 31st of December 2023, ये डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट है। आपसे पूछा जाएगा डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट कहां दी हुई है, तो आप जवाब दे सकेंगे 73 सबसेक्शन 10 के अंदर दी है। ऑर्डर पास होता है 73 सबसेक्शन 9 से, और टाइम लिमिट दी है सबसेक्शन 10 से। जब आपसे ये पूछा जाए कि शो कॉज नोटिस देने की कोई टाइम लिमिट है, तो आंसर कहेंगे यस, जो ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट है उससे एटलीस्ट 3 मंथ्स प्रायर, डेट इज 30th of September 2000 कौन सा है 23। ओके, 2000 कौन सा है 23। इस डेट तक क्या हो जाना चाहिए था, शो कॉज नोटिस इशू हो जाना चाहिए था। आप ये भी बताएंगे अगर इस डेट तक शो कॉज नोटिस इशू नहीं होता है तो फिर डिमांड रेज नहीं की जा सकती, ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता, सब कुछ इनवैलिड हो जाएगा, और जो भी प्रोसीडिंग है वो सभी प्रोसीडिंग डीम टू बी क्या हो जाएगी, कंक्लूडेड हो जाएगी। जब आपसे पूछा जाएगा बताइए इस क्वेश्चन के अंदर नोटिस दिया गया वो वैलिड है या नहीं है, तो आप जवाब देंगे इस क्वेश्चन में नोटिस इन्होंने 30th of September से पहले दे दिया गया, और वो दे दिया गया इन्होंने 31st of January 2023। तो जो शो कॉज नोटिस इशू करने की जो टाइम लिमिट दी गई थी 73 सबसेक्शन 2 से, उससे पहले ही क्या कर दिया गया था, इसको इशू कर दिया गया था। अब ये जो एवरेस्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कंटेंट्स दैट द शो कॉज नोटिस इशू टू इट्स इज टाइम बार्ड इन लॉ, आपसे पूछा जाएगा क्या ये नोटिस टाइम बार्ड इन लॉ है, आंसर इज नो। ये पूरी अंडरस्टैंडिंग आपने दे दी और आपने कहा टाइम बार्ड इन लॉ नहीं है, जो लास्ट टाइम लिमिट थी उससे पहले ही नोटिस इशू कर दिया था। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द टेक्निकल वर्सिसिटी द वेरिसिटी ऑफ द कंटेंशन ऑफ एवरेस्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सारा अपन ने टेक्निकली बता दिया, विथ रेफरेंस टू क्या बता दिया, सेक्शन 73 बता दिया। शो कॉज नोटिस इशू करने की टाइम लिमिट 73 सबसेक्शन 2 से होती है, डिमांड ऑर्डर पास करते हैं 73 सबसेक्शन 9 से, और उसकी टाइम लिमिट दी गई होती है 73 सबसेक्शन किससे, 10 से। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को भी क्या कर लिया गया है, सॉल्व कर लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, और मिस्टर अनंत कुमार गुप्ता सेल्फ असेस्ड हिज टैक्स लायबिलिटी एज 90,000 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल बट फेल्ड टू मेक द पेमेंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है सेल्फ असेस टैक्स का मतलब क्या होता है, तो आप बताएंगे सेल्फ असेस टैक्स का मतलब होता है रिटर्न फाइल करा, GSTR कौन सा 3B, और पेमेंट नहीं करा, इसका मतलब आपने अपने सेल्फ असेस टैक्स का पेमेंट नहीं करा।
आप ये भी बताएंगे कि अगर आपने कोई डिटेल दे दी है जीएसटीआर 1 में, डेट इज स्टेटमेंट ऑफ कौन सा है, आउटवर्ड सप्लाई है, ओके, भले ही फिर वो आपने जीएसटीआर 3B में नहीं दी है तो उसे भी आपकी सेल्फ असेस टैक्स की लायबिलिटी मान लिया जाएगा। ओके, आपको ड्यू डेट तक पेमेंट करना था, नहीं करोगे तो ये माना जाएगा कि आपने अपना सेल्फ असेस टैक्स का पेमेंट ही नहीं किया है। अब यहां पर सवाल बनता है कि अगर हम सेल्फ असेस टैक्स का पेमेंट नहीं करते हैं, ओके, तो फिर उस केस में डिपार्टमेंट क्या करेगा? तो आप यहां पर बताएंगे कि यहां पर डिपार्टमेंट आपको बिना शोकोस नोटिस दिए भी, बिना शोकोस नोटिस दिए भी, कोई जरूरत नहीं है शोकोस नोटिस देने की, और सीधा आपसे क्या कर सकेगा, रिकवरी कर सकेगा जो सेक्शन 79 में दी गई होती है। ओके, आप ये भी क्या करेंगे बताएंगे। आप फिर यहां पर ये भी बताएंगे अगर आपने शोकोस नोटिस नहीं दिया, शोकोस का तो हो गया, अगर आपने सेल्फ असेस टैक्स का पेमेंट ड्यू डेट के, ओके, ड्यू डेट के 30 दिनों तक भी आपने उसका पेमेंट नहीं किया है तो फिर उस केस में आपको पेनल्टी देनी ही पड़ेगी। अब यहां पर सवाल बनेगा कि अगर आपने मान लीजिए पेमेंट कोई भी नोटिस आने से पहले ही कर दिया, हालांकि तो शोकोस नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी आपने शोकोस नोटिस आने से पहले ही पेमेंट कर दिया है, तो क्या नो पेनल्टी का बेनिफिट मिलेगा? तो आप एग्जामिनर को यह भी समझाएंगे कि अगर सेल्फ असेस टैक्स का पेमेंट अगर 30 दिनों में नहीं करते हो तो फिर उस केस में नो पेनल्टी वाला रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। आप ये भी क्या करिएगा बताइएगा कि पेनल्टी कितनी होती है, तो 73 सबसेक्शन 11 बताइएगा कि 10% ऑफ क्या होती है, टैक्स होती है, और क्या होती है 10,000 विच एवर इज क्या होती है, हायर होती है। तो कितनी बातें बताई, पेनल्टी भी बता दी। विदाउट शोकोस नोटिस वो आपसे क्या कर सकेंगे, रिकवरी कर सकेंगे। सेल्फ असेस्ड का मतलब क्या होता है, डेट इज जीएसटीआर 3B या फिर जीएसटीआर 1 में स्टेटमेंट ऑफ क्या दी है, आउटवर्ड सप्लाई दी है। आप ये भी बता दीजिएगा कि ड्यू डेट कौन सी होती है, तो ड्यू डेट होती है जैसे अप्रैल के केस में 20 क्या हो गई, मई हो गई, ठीक है। अदर देन क्यूआरएमपी वालों की क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, तो जो भी आपकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होगी वही आपकी पेमेंट करने की ड्यू डेट होगी। अगर आप उसके 30 दिनों में क्या नहीं करोगे, पेमेंट नहीं करोगे, तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी ही लगेगी। ओके, ये सारी बातें आप इनको समझा दीजिएगा। तो देखिए कितने आसानी से चीजों को सॉल्व कर पा रहे हैं। सब्सिक्वेंटली द डिपार्टमेंट इनिशिएटेड penal proceeding against Mr. Anant Kumar Gupta for recovery of penalty under section 73 of CGST Act for failure to pay GST। तो पेनल्टी को रिकवर करने के लिए इन्होंने एक्शन लिया 73 में और शोकोस नोटिस इश्यू किया 10 अगस्त को, विच वॉज रिसीव्ड, कब रिसीव हुआ, 14 अगस्त को क्या हो गया, रिसीव हो गया। तो 14 अगस्त को क्या हो चुका है, रिसीव हो चुका है। चलिए ठीक है। आनंद कुमार गुप्ता डिपोजिट द टैक्स अलोंग विथ इंटरेस्ट ऑन 25 ऑफ क्या है, अगस्त, एंड inform the department on the same day. Department is contending that he is liable to pay a penalty of rupees 45,000, that is 50% of क्या है, 90,000। तो आप यहां पर बताइएगा नहीं, पेनल्टी कितनी थी, 10% ऑफ टैक्स। टैक्स आपका कितना है, 90,000 है, उसका 10% करोगे तो आएगा 9,000, और 10,000 विच एवर इज हायर, मतलब 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। और ये भी बता दीजिएगा ये ज्ञान किसने दिया है, 73 सबसेक्शन किसने दिया है, 11 ने दिया है। तो पेनल्टी तो लगेगी लेकिन 45,000 की कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, पेनल्टी रहेगी आपके 10,000 की। एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ द स्टैंड टेकन बाय डिपार्टमेंट विथ रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट, एक्सप्लेन द रेलेवेंट प्रोविजन इन ब्रीफ। तो आपको पूरा मैंने यहां पर क्या कर दिया, ब्रीफ कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। ये सारी चीजें लिखेंगे, बेहतरीन क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे कि बिना शोकोस नोटिस हो गया है, डिमांड वो आपसे रिकवरी कर सकते हैं। 73 सबसेक्शन 11 में पेनल्टी है 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर की। सेल्फ असेस टैक्स का मतलब समझा दीजिएगा कि रिटर्न या फिर जीएसटीआर 1 में है। ओके, 30 दिनों में पेमेंट नहीं करोगे तो फिर उस केस में क्या लगेगी, पेनल्टी। अगर 30 दिनों में कर देते तो क्या नहीं लगती, पेनल्टी नहीं लगती। तो आप ये देख लीजिए पेनल्टी कितनी रुपीस की रहेगी, 10,000 रुपीस की रहेगी, 45,000 की क्या नहीं होगी, पेनल्टी नहीं होगी। तो देखिए क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, बस क्वेश्चन को आसान बनाना पड़ता है। आसान होता कुछ नहीं है, आसान बनाना पड़ता है कि जैसा क्वेश्चन पढ़ा तो जितना भी उसको लेके अपनी अंडरस्टैंडिंग है सारा ज्ञान देना पड़ता है, तो बेहतरीन मार्क्स मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, देखिएगा वो भी कैसे सॉल्व करते हैं।
ऑन 5th ऑफ किसको जुलाई को शोकॉस नोटिस ऑफ ₹5 लाख वॉज इशू टू मिस्टर विजय कुमार शर्मा डिमांडिंग शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ ₹4,50,000। ओके, तो 5 लाख रुपए का नोटिस दिया गया जिसमें का 4.5 लाख रुपए का शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स है और 50,000 रुपए का क्या है, इंटरेस्ट है। 50,000 रुपए का इंटरेस्ट है। मिस्टर शर्मा रेज्ड ऑब्जेक्शन आफ्टर पर्सनल हियरिंग ऑन क्या है 30th of August। Adjudicating authority passed the final order for ₹3,50,000 off for GST without any reference to with regard to payment of क्या है, इंटरेस्ट। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है, जब शोकॉस नोटिस हमको 4.5 लाख रुपए के टैक्स का दिया गया था तो क्या हमारा ऑर्डर 3.5 लाख का पास हो सकता है? तो आप इसका जवाब दीजिएगा, आंसर इज यस। ठीक है, डिमांड ऑर्डर शोकॉस नोटिस से क्या नहीं हो सकता, ज्यादा का पास नहीं हो सकता। तो यस आप आंसर देंगे, बिल्कुल है। 4.5 लाख का आपको नोटिस दिया गया था टैक्स का, तो आप उससे कम का ऑर्डर पास कर सकते हो लेकिन उससे ज्यादा का ऑर्डर पास नहीं कर सकते। अगर पूछा जाएगा ऐसा ज्ञान किसने दिया तो आप कहिएगा सेक्शन 75 जनरल प्रोविजन है, उसी ने बताया है कि जितना अमाउंट टैक्स का है, इंटरेस्ट का है, पेनल्टी का है, उससे जो शोकॉस नोटिस में दिया है उससे ज्यादा का ऑर्डर पास नहीं हो सकता। तो 4.5 लाख रुपए आपको टैक्स के दिए गए थे शोकॉस नोटिस में, अगर 3.5 लाख का आपको ऑर्डर पास किया गया तो बिल्कुल सही है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा जब ऑर्डर पास किया गया तो उसमें इंटरेस्ट का रेफरेंस था ही नहीं, तो क्या इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सेक्शन 75 ने ही आपको बताया है। ओके, आप ही समझाएंगे कि अगर डिमांड ऑर्डर के अंदर इंटरेस्ट का रेफरेंस हो या इंटरेस्ट का रेफरेंस ना हो, इंटरेस्ट जो पेबल होता है अंडर सेक्शन 50 से एट द रेट ऑफ 18% पर एनम से, वो तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे डिमांड ऑर्डर में वो मेंशन हो या उसका रेफरेंस नहीं भी हो। तो ये बातें आपको क्या करनी है, समझानी है। मिस्टर शर्मा डिपोजिटेड टैक्स 3,50,000 एंड इन्फॉर्म द डिपार्टमेंट ऑन द सेम डे। क्या पेमेंट करने के बाद में इन्फॉर्म करना पड़ता है? यस, अपन को इन्फॉर्म राइटिंग में कम्युनिकेशन करना पड़ता है। सब्सिक्वेंटली ऑन 15th of September डिपार्टमेंट डिमांडेड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ₹60,000 ऑन GST ऑफ ₹3,50,000 है। अब यहां पर सवाल बनता है कि आपने जब मेरे को शोकॉस नोटिस दिया था तब तो आपने इंटरेस्ट मेरे को 50,000 मेंशन किया था और अब आप मेरे से 60,000 का इंटरेस्ट क्या कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो, तो क्या ये पॉसिबल है? तो आप ये कहिएगा कि 75 नहीं कहा है कि जो अमाउंट शोकॉस नोटिस में दिया होता है टैक्स का, इंटरेस्ट का, पेनल्टी का, उससे ज्यादा का आप डिमांड ऑर्डर क्या नहीं कर सकते, पास नहीं कर सकते। तो इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा लेकिन 50,000 से ज्यादा का क्या नहीं हो सकता, इंटरेस्ट नहीं हो सकता। तो जो 60,000 का इंटरेस्ट डिमांड कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मिस्टर विजय कुमार शर्मा इज नॉट रेडी टू पे एनी इंटरेस्ट। रेडी का मतलब कोई शादी पार्टी में तो जाना नहीं है, आपको तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। 75 ने बताया है कि चाहे डिमांड ऑर्डर में इंटरेस्ट का रेफरेंस हो या इंटरेस्ट का रेफरेंस ना हो, इंटरेस्ट तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। हिज कंटेंशन इज दैट ही इज नॉट लायबल फॉर इंटरेस्ट। उसका कंटेंशन है कि मैं इंटरेस्ट के लिए लायबल नहीं हूं बिकॉज ही डिपोजिटेड ऑल अमाउंट स्पेसिफाइड इन द फाइनल ऑर्डर। तो आपको बताना पड़ेगा नहीं, इंटरेस्ट तो आपको पे करना पड़ेगा लेकिन जितना शोकॉस नोटिस में है उससे ज्यादा का इंटरेस्ट डिमांड नहीं किया जा सकता। ओके, तो देखिए इस तरीके से हमने ये भी बहुत आसानी से क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। मैं बार बार कह रहा हूं ये सब आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। सॉल्व करने की अप्रोच होती है क्या कि जो पढ़ा उसको, जो अपन ने क्वेश्चन में पढ़ा उसको रिलेटेड जो भी प्रोविजन है सारा ज्ञान आप क्या कर दीजिए, दे दीजिए। और दूसरा, क्वेश्चन करने से पहले हमको प्रोविजन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। मतलब रिविजन भी इतना भी शॉर्टकट क्या नहीं हो, रिविजन ना हो कि जिससे क्वेश्चन ही क्या ना हो सके, सॉल्व नहीं हो सके। रिविजन करते हो किस लिए, सो डेट एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो इतना भी शॉर्टकट नहीं करना कि एग्जाम में क्वेश्चंस क्या नहीं हो पाए, सॉल्व नहीं हो पाए। तो आप ऐसा रिवीजन करिए कि स्पीड को क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, लेकिन होना कॉम्प्रिहेंसिव चाहिए जहां पर हर एक वर्ड का इंटरप्रिटेशन मालूम पड़े, क्योंकि फाइनल लेवल का एग्जाम में इतना भी नमूने जैसा क्वेश्चन तो वो क्यों ही देंगे आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको भी बहुत आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। यस, तो आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। चेकर नॉट है सेल्फ असेस टैक्स लाइबिलिटी अंडर IGST एक्ट ₹80,000 है। ठीक है, सवाल बनता है क्या अगर सेल्फ असेस जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी है, पहले तो होती क्या है, तो इसका मतलब है कि आपने जो अपना रिटर्न क्या करा, फाइल करा GSTR 3B और उसका पेमेंट नहीं करा, मतलब आपने सेल्फ असेस टैक्स लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं करा। दूसरा होता है
कि आपने GSTR 1 में तो अपनी क्या बता दी, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई बता दी, लेकिन 3B में नहीं बताई, तो भी इसको माना जाएगा कि आपने सेल्फ असेस टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट नहीं करा। सवाल है कि अगर सेल्फ असेस टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होता है, तो होता क्या है, होता यह है कि बिना शो कॉज नोटिस इशू किए डिपार्टमेंट आपसे क्या कर सकता है, बिल्कुल रिकवरी कर सकेगा। सवाल यहाँ पर यह बनता है, क्या सेल्फ असेस टैक्स के केस में पेनल्टी लगती है, तो आप जवाब देंगे यस, अगर ड्यू डेट के 30 दिनों तक भी आप उसका क्या नहीं करते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं। मतलब रिटर्न आपने फाइल कर दिया लेकिन उसका पेमेंट नहीं करा। हालांकि प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली लिखते समय बोलना पड़ता है, रिटर्न फाइल कर दिया लेकिन आपने उसका क्या नहीं करा, पेमेंट नहीं करा है। अच्छा, प्रैक्टिकली इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी बिना टैक्स के रिटर्न फाइल होता नहीं है और रिटर्न टैक्स के साथ ही क्या होता है, फाइल होता है। तो थ्योरेटिकली अगर आपने 30 दिनों तक पेमेंट नहीं करा तो आप बताएंगे कि 73 सबसेक्शन 11 ने हमको ही ज्ञान दिया है कि जो टैक्स होगा उसका 10%, तो टैक्स 80,000 है तो उसका 10% 8,000 और 10,000 विच एवरेज जो हायर होगा उतने की पेनल्टी लगेगी ही लगेगी। सेक्शन 73 सबसेक्शन किससे, 11 के प्रोविजन से। तो ये सारा आप ज्ञान क्या करेंगे, यहां पर देंगे। अच्छा, आप 30 दिनों के बाद में पेमेंट करेंगे तो ब्याज भी आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जब आपसे पूछा जाएगा कि ब्याज का क्या प्रोविजन है, तो ब्याज का प्रोविजन जीएसटी में सेक्शन 50 से है। जब ये पूछा जाए कि रेट क्या है, तो आप बताइएगा रेट है 18% क्या पर एनम, जितने दिन की डिले हुई है उतने दिन का ब्याज लगेगा। जब आपसे ये पूछा जाए कि सेल्फ असेस टैक्स का पेमेंट नहीं करते हैं तो ब्याज का मीटर कब से चालू होता है, तो क्वेश्चन बेहतरीन है। आप यहां पर कहेंगे सेल्फ असेस टैक्स का पेमेंट अगर आप ड्यू डेट तक नहीं करते तो ड्यू डेट के अगले दिन से ब्याज का मीटर चालू होगा। लेकिन अगर कोई अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स है, रिप्रेजेंटिंग एज टैक्स है, और उसको अगर ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं करते हो तो फिर उस केस में ब्याज का मीटर जिस दिन आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया था, मतलब टैक्स की तरह कलेक्ट कर लिया था, उसी दिन से ब्याज का मीटर चालू हो जाता है। तो दोनों को लेके ब्याज में क्या है, डिफरेंस है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। He fails to pay the tax within 30 days from the due date of क्या है, पेमेंट ऑफ टैक्स, तो आप 10,000 रुपए की पेनल्टी के लिए तैयार हो जाइए। डिटरमाइन द इंटरेस्ट एंड क्या है, पेनल्टी पेबल बाय हिम, तो पेनल्टी के लिए बोलिए 73 सबसेक्शन 11। एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन ऑफ लॉ, इतना सारा एक्सप्लेन प्रोविजन से ही तो करा है। विद द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अवेलेबल फ्रॉम रिकॉर्ड, तो डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स कितनी है, 18 सितंबर। ब्याज अभी चालू नहीं होगा क्योंकि ये सेल्फ असेस टैक्स है, सेल्फ असेस टैक्स है। इसका ब्याज कब चालू होगा, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट के अगले दिन से। सितंबर का आपको ड्यू डेट होती है, कौन सी होती है, सितंबर का अक्टूबर की कौन सी तारीख है, 20 तारीख। तो 21 तारीख से ब्याज का मीटर क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा 21 अक्टूबर से। पेमेंट आपने किया है 26 नवंबर को, इसका मतलब 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर, तो अक्टूबर के तो हो गए 11 दिन और नवंबर के हो गए कितने दिन, 26 दिन। तो आपको 37 डेज का क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। जब ये पूछा जाएगा ब्याज कैसे कंप्यूट होगा, तो भाई 80,000 रुपए पे ब्याज लगेगा, 18% की क्या है, ब्याज की रेट है, और 37 दिनों का ब्याज लगने वाला है। और आजकल एक साल में 365 दिन होते हैं, तो ये आपका क्या निकल गया, ब्याज निकल गया। राउंड ऑफ आप कर लीजिएगा उससे। नो शो कॉज नोटिस हैज बीन इशूड, आप बता दीजिएगा शो कॉज नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं है। सेल्फ असेस टैक्स का रिकवरी बिना शो कॉज नोटिस इशू की जा सकती है। सो फार व्हाइल ही इंटेंड टू डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी इवन बिफोर इट इज इश्यूड टू हिम, यहां पर आप ये भी बता दीजिएगा कि अगर असेसी ये सोच रहा है कि बिना शो कॉज नोटिस आए या शो कॉज नोटिस आने से पहले मैं वॉलेंट्री जाके क्या कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा, तो मैं इस पेनल्टी से क्या होगा, बच जाऊंगा। तो आप बता दीजिएगा नहीं, आप नहीं बच पाओगे, आप बच नहीं पाओगे। आपको 73 सबसेक्शन 11 की पेनल्टी देनी ही पड़ेगी अगर आपने 30 दिनों तक ड्यू डेट के 30 दिनों तक पेमेंट नहीं करा है। ऑन द assumption that no penalty is leviable on him as payment is made before show cause notice, पहली बात show cause notice आना नहीं है, और दूसरी बात आप ये सोच रहे हो कि show cause notice आने से पहले पेमेंट कर दिया है तो पेनल्टी नहीं लगेगी। आंसर इज नो। 73 सबसेक्शन 11 कहता है पेनल्टी तो यहां पर आपके 10,000 रुपए की लगनी है, अलॉन्ग विथ क्या होगा, ब्याज तो आपके लगेगा, और बिना शो कॉज नोटिस के भी हम आपसे रिकवरी कर सकते हैं। तो ये देखिए 37 दिनों का 37 डेज का क्या लग गया, ब्याज लग गया, 10,000 रुपए की क्या लगी है, पेनल्टी लगी है।
ओके तो देखिए कितने आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इसी तरीके से सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस जरूरत है तो अप्रोच की, कि जो भी लिखा हुआ वर्ड आता है उसको रिलेटेड जो भी ज्ञान है आप सारा ज्ञान वहां पर क्या कर दीजिए, टिका दीजिए। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। यस तो अब देखिए अगले क्वेश्चन को कितने आसानी से सॉल्व करते हैं। डिस्कस ब्रीफली द प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ एडजुडिकेशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 74 सबसेक्शन 9 एंड सबसेक्शन 11। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन बनता है भाई 74 सबसेक्शन 9 क्या होता है। तो 74 सबसेक्शन 9 में फ्रॉड के केस में ऑर्डर पास किया जाता है, फ्रॉड के केस में ऑर्डर पास किया जाता है। क्वेश्चन बनता है फ्रॉड के केस में ऑर्डर पास करने की क्या टाइम लिमिट है। तो आप यहाँ पर बताएंगे फ्रॉड के केस में ऑर्डर पास करने की जो टाइम लिमिट होती है ओके वो कितनी होती है, 5 ईयर्स होती है। जब ये पूछा जाएगा 5 ईयर्स कब से होती है, तो आप बताएंगे जिस भी फिनेंशियल ईयर का टैक्स नॉट पेड है, ओके जिस भी फिनेंशियल ईयर का टैक्स शॉर्ट पेड है, एरोनियसली रिफंडेड है, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड है, आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज है, उस फिनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो क्या होगी, डेट होगी। एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो क्या होगी, डेट होगी ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर होगी 31 दिसंबर फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। वहां से कितने साल होंगे, वहां से कितने साल होंगे, 5 साल होंगे। यस तो वहां से कितने साल है, 5 साल है। अच्छा जब ये आपसे पूछा जाए कि केस अगर एरोनियस किसका है, रिफंड का है, तो फिर उस केस में तो आप कहेंगे वहां पर भी ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट तो कितनी है, 5 साल है, लेकिन वहां पर 5 साल कब से है, वहां पर 5 साल है डेट ऑफ किससे, एरोनियस रिफंड से। तो जब एरोनियस रिफंड दिया गया वहां से क्या है, 5 साल है। ओके तो ये हुआ 74 सबसेक्शन 9। जब आपसे पूछा जाए भाई 74 सबसेक्शन 11 क्या होता है, तो आप कहेंगे कि अगर डिमांड ऑर्डर पास होने के, डिमांड ऑर्डर के आप 30 डेज के अंदर अंदर, कितने डेज के अंदर, प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देते हो, अपनी लायबिलिटी मान लेते हो, अपील में नहीं जा रहे, 30 डेज में पेमेंट कर देते हो, तो फ्रॉड के केस में आपकी पेनल्टी जो वैसे नॉर्मली 100% ऑफ क्या होती है, टैक्स होती है, ओके वहां पर वो पेनल्टी रिड्यूस होके 50% ऑफ क्या रह जाएगी, टैक्स रह जाएगी। ये होता है 74 सबसेक्शन कौन सा, 11। ओके तो सब सेक्शन 9 से क्या होता है, ऑर्डर पास होता है। ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट 74 सब सेक्शन 10 में दी गई होती है, और सब सेक्शन 10 में ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट ये आपको बता दी गई। और सब सेक्शन 11 बोलता है कि अगर 30 में पेमेंट कर दोगे तो आपकी पेनल्टी कितनी हो जाएगी, 50% रह जाएगी। ओके आई थिंक मेरे ख्याल से यह बात आपको यहां पर समझ में आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 एक दूसरे चैप्टर के प्रोविजन से भी क्या करा हुआ है, जुड़ा हुआ है। ओके तो अपन यहां भी कर लेंगे और वो वाला प्रोविजन करेंगे तब भी कर लेंगे, तो इस क्वेश्चन को 2 बार कर लेंगे, हालांकि समझ में तो आपको यहां पर ही आ जाएगा। ए शोकोस नोटिस वाज इशूड डिमांडिंग जीएसटी ऑफ 1,80,180। क्वेश्चन बनता है शोकोस नोटिस में जितना अमाउंट टैक्स का, इंटरेस्ट का, पेनल्टी का दिया होता है, डिमांड ऑर्डर पास करते समय क्या टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी उससे ज्यादा का डिमांड ऑर्डर पास किया जा सकता है। तो आप कहेंगे सेक्शन 75 ने बताया है शोकोस नोटिस से ज्यादा अमाउंट का डिमांड ऑर्डर पास नहीं हो सकता। ओके चलिए, हाउएवर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आफ्टर पर्सनल हियरिंग फाउंड दैट देयर वाज ए टाइपोग्राफिकल एरर while mentioning the amount of GST and he confirmed the demand of rupees 10,80,180। सवाल बनता है कि कल मान लीजिए कभी भी डिपार्टमेंट से, जैसे आप इनकम टैक्स में पढ़ते हैं ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, अगर कोई मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, फेस ऑन रिकॉर्ड है, तो उसको रेक्टिफाई करना, जैसे वहां पर भी क्या होती है, टाइम लिमिट होती है, 4 इयर्स की है। सवाल क्या बनता है भाई, यहां पर भी तो ऑफिसर से क्या हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, जो मिस्टेक अपरेंट हो फेस ऑन रिकॉर्ड पे, तो क्या उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। मान लो शोकोस नोटिस इश्यू करते समय कोई क्या हो गई, मिस्टेक हो गई है, तो क्या रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं
तो जीएसटी के कौन से प्रोविजन से कर सकते हैं? जैसे इनकम टैक्स में 154 से करते हैं, तो यहां पर किससे करेंगे? तो यहां पर 161 से करेंगे। उसी के आसपास का सेक्शन हो गया 161। सवाल बनता है कि यहां पर रेक्टिफिकेशन करने की कितनी टाइम लिमिट दी गई है? तो आप जवाब देंगे यहां पर 6 मंथ की टाइम लिमिट दी गई है कि अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो गई है शोकॉज नोटिस ऑर्डर इशू शोकॉज नोटिस देते समय, तो आप उस मिस्टेक को क्या कर लीजिए? रेक्टिफाई कर लीजिए। हाँ, ऐसी मिस्टेक जो अपरेंट हो फेस ऑन किस पे? रिकॉर्ड पे, विद इन 6 मंथ में। अब यहां पर एक प्रोविजन ये भी बनता है कि अगर कोई में से क्लरिकल एरर हो गई है, कोई अर्थमेटिकल एरर हो गई है। क्लरिकल एरर जैसे कि मेरे को 10,80,180 लिखना था और शोकॉज नोटिस में मैंने उसको 1,80,000 क्या लिख दिया? 180 लिख दिया। ओके, 180 लिख दिया। तो ये में से मान लीजिए कोई क्लरिकल टाइपोग्राफिकल एरर हो गई है, अर्थमेटिकल एरर हो गई है, तो क्या इसको भी 6 मंथ में रेक्टिफाई करना है? तो आप यहां पर कहिएगा कि क्लरिकल एरर को रेक्टिफाई करने के लिए, अर्थमेटिकल एरर को रेक्टिफाई करने की कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, वो 6 मंथ के बाद में भी क्या हो सकती है? रेक्टिफाई हो सकती है। तो देखिए, इतना सारा क्वेश्चन पढ़ते समय आपको क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। assessee seek your advice. What would be your answer if assessee comes to you after issue of क्या ऑर्डर? ऑर्डर पास होने के बाद में वो आपके पास में आता है कि मेरे को नोटिस तो 1,80,180 को दिया था, ओके, और जब डिमांड ऑर्डर पास करा तो वो 10,80,180 का हो गया। अब आपके पास आया तो आप क्या उसको एडवाइस करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आप उसको एडवाइस करिएगा कि भाई सेक्शन 75 है जो तुम्हारा प्रोटेक्शन करेगा, और 75 बोलता है जितने अमाउंट का शोकॉज नोटिस दिया है उससे ज्यादा अमाउंट का डिमांड ऑर्डर क्या नहीं किया जा सकता? पास नहीं किया जा सकता। ओके, अब अगर असेसी कब आता है? एक कॉरिजेंडम रिवाइजिंग द अमाउंट टू 10,80,180 ऑन 15th नवंबर इस क्या है? इशूड है। अगर क्या हो चुका था? कॉरिजेंडम क्या हो चुका था? इशू हो चुका था। तो अगर कॉरिजेंडम क्या हो चुका है? इशू हो चुका है, तो फिर डिमांड आपकी वैलिड है। आप बताइएगा 161 का रेफरेंस, 6 मंथ के अंदर मिस्टेक अपरेंट फेस ऑन रिकॉर्ड रेक्टिफाई हो सकती है, और क्लरिकल के लिए, अर्थमेटिकल एरर के लिए 6 मंथ की टाइम लिमिट भी क्या नहीं होती है? एप्लीकेबल नहीं होती है। तो रेफरेंस होगा कौन से सेक्शन का? 161 का। 6 मंथ होती है डेट ऑफ किससे? इशू से। आप जो भी मिस्टेक है, एरर है, अपेरेंट है फेस ऑन किस पे? रिकॉर्ड पे, आप उसको क्या कर सकते हैं? रेक्टिफाई कर सकते हैं। और क्लरिकल और अर्थमेटिकल के केस में 6 मंथ वाली टाइम लिमिट भी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो देखिए कितने आसान तरीके से क्वेश्चन यहां पर क्या हो रहे हैं? सॉल्व हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए सेल्फ करने का है, क्योंकि इसमें कुछ ही भी नहीं है जिसमें आपको मेरी जरूरत पड़े, ठीक है ना? मतलब ये तो ऐसा है एग्जाम में आने लायक भी जैसा नहीं, स्टडी मटेरियल का है। ओके, कुछ क्वेश्चन बना दिया गया, हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं है। चलिए इसके बाद में आते हैं, और अगला क्वेश्चन वो भी बड़े आसानी से जैसे स्मूथली सॉल्व कर रहे हैं, इसको भी स्मूथली ही क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ए कैटेगरी के टॉपिक कितने आसानी से सॉल्व होते हैं। जरूरी है जब आप रिवीजन करें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करें, हर एक वर्ड की अंडरस्टैंडिंग हो, और अप्रोच जब क्वेश्चन सॉल्व करने की हो तो ऐसा नहीं है कि आंसर पढ़ लिया। मैं आपको कोई आंसर नहीं पढ़ा रहा, मैं क्या करता हूं? क्वेश्चन पढ़ता हूं, उसी में से सॉल्यूशन निकालते हैं कि उसके बारे में कहां पर क्या पढ़ा हुआ है, सब कुछ लिख देते हैं और वही सॉल्यूशन बन जाता है। तो सॉल्यूशन करना एक अप्रोच होती है। ए टैक्स पेयर हैज suppressed certain fact resulting in short payment of tax। पढ़ा तो देखो मैंने, इतना सही है, लेकिन यहां पर कभी भी अगर आप फ्रॉड करते हो, सपरेशन ऑफ फैक्ट करते हो, विलफुल मिस स्टेटमेंट करते हो, और इंटेंट इवेड ऑफ किसकी है? टैक्स की है, तो क्या 73 लगेगा या 74 लगेगा? तो आप ही कहेंगे भाई उस केस में तो सेक्शन 74 लगेगा। जब मैं आपसे पूछूंगा कि ना सपरेशन ऑफ फैक्ट करने का मतलब क्या होता है, तो आप वहां पर यह भी बता सकेंगे कि अगर कोई रिटर्न हमने फर्निश्ड करा, कोई स्टेटमेंट फर्निश्ड करा, कोई रिपोर्ट फर्निश्ड करी और डॉक्यूमेंट फर्निश्ड करा, ठीक है, और उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन हमने फर्निश्ड नहीं करी, या फिर प्रॉपर ऑफिसर ने जो हमसे मंगाया था, कॉल करा था, वही हमने फर्निश्ड नहीं करा, तो मान लिया जाता है कि आप सेपरेशन ऑफ फैक्ट कर रहे हो। ये भी हम क्या कर सकेंगे? ये भी हम बता सकेंगे कि फ्रॉड के केस में ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट कितनी होती है? 5 ईयर्स होती है, और शोकॉज नोटिस देने की टाइम लिमिट ऑर्डर पास करने से पहले 6 मंथ पहले, तो मतलब हो जाता है 4 ईयर्स एंड कौन सा होता है? 6 मंथ होती है।
ये भी हमें मालूम है फ्रॉड के केस में अगर शोकॉज नोटिस आने से पहले पेमेंट कर दो तो 15% की पेनल्टी लगती है, शोकॉज नोटिस आने के 30 में कर दो तो पेनल्टी सिर्फ 25 लगती है, डिमांड ऑर्डर आने के 30 में कर दो तो पेनल्टी 50 लगती है, नहीं तो 100% ऑफ टैक्स की पेनल्टी तो होती ही होती है। ओके तो सिर्फ इतना सा पढ़ा और इतना ज्ञान मैंने दे दिया कौन से वर्ड पे, इस सेपरेशन वर्ड को लेके। द मिस्टेक इज पॉइंटेड आउट बाई द क्या है डिपार्टमेंट बट नो शो कॉज नोटिस हैज बीन इशूड। यहां पर अगर बात बने अगर शो कॉज नोटिस इशू नहीं हुआ है और मैं अभी वॉलेंट्री जाके पेमेंट कर दूं तो क्या होगा, तो बस आपको 15% टैक्स की ही क्या देनी पड़ेगी पेनल्टी, ब्याज तो देना ही है और सिर्फ 15% टैक्स की पेनल्टी देके आप छूट जाओगे। एज पर द टैक्स पेयर सेपरेशन इज एक्सेप्टेड एट क्या है 12 लाख। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने ये नहीं बताया कि 12 लाख वैल्यू है या 12 लाख टैक्स का अमाउंट है। ठीक है, अगर ये वैल्यू है तो इस पे अपन को टैक्स क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ओके तो ये इन्होंने अभी नहीं बताया, इसलिए इस क्वेश्चन को अपन ने अजम्पशंस पे क्या करा है, सॉल्व करा है। तो सेपरेशन इज एक्सेप्टेड एट क्या है 12 लाख एंड ही एग्री दैट सेपरेशन हैज टेकन प्लेस इन द मंथ ऑफ क्या है जनवरी। अब यहां पर सवाल बनता है ये जो सेपरेशन हुआ है 12 लाख का, मैं तो मान लेता हूं टैक्स का अमाउंट है, तो मैं दो अजम्पशन है इस क्वेश्चन को करने में, एक अजम्पशन से मैं करा देता हूं, एक अजम्पशन से आप खुद कर लेना। मैं करा रहा हूं कौन सा जो ज्यादा रीजनेबल है कि मान लीजिए 12 लाख मेरी टैक्स की लायबिलिटी है और सेपरेशन टैक्स प्लेस हुआ किसमें, जनवरी में। अब यहां पर भी अजम्पशन बनता है, सवाल बनता है जनवरी क्या मतलब जनवरी मंथ जिसका मेरे को 20 फरवरी को रिटर्न फाइल करना था वो, या फिर जनवरी मंथ जिसका 20 जनवरी को ही रिटर्न फाइल करना था वो। मतलब जनवरी मंथ 20 जनवरी को जो रिटर्न करना था उसमें मैंने नहीं बताया, सेपरेशन करा, तो उस केस में ब्याज का मीटर मेरे 21 जनवरी से क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, 21 जनवरी 2023। और अगर जनवरी मंथ का रिटर्न जो सप्लाई थी जो मैंने 20 फरवरी को रिटर्न फाइल करा उसमें डिटेल नहीं बताई, तो ब्याज का मीटर 21 फरवरी से क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को क्या 4 अजम्पशन से सॉल्व हो रहा है। कैसे, एक अजम्पशन कि 12 लाख वैल्यू ऑफ क्या मानी, सप्लाई मानी, तो उस पे टैक्स की रेट भी अजम्पशन मानी कि 18%, ये एक और अजम्पशन लिया। तो एक अजम्पशन तो ये कि वैल्यू 12 लाख, दूसरा अजम्पशन रेट 18 लाख, फिर तीसरा अजम्पशन कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट 21 जनवरी थी और एक अजम्पशन कि नहीं ड्यू डेट हमारी कौन सी थी, 21 फरवरी थी। ओके फिर एक क्या हुआ, नहीं 12 लाख को तो अपन क्या मान रहे हैं, टैक्स ही मान रहे हैं। तो मैं आपको कौन से अजम्पशन से कराता हूं कि 12 लाख कौन सा है, टैक्स का अमाउंट है, और सेपरेशन टेकन प्लेस हुआ जनवरी में, मतलब जनवरी में 20 जनवरी को जब मैंने रिटर्न फाइल करा, रिटर्न फर्निश्ड करा, तो मैंने उसके अंदर उसको नहीं बताया, नॉन डिक्लेरेशन करा। तो ऐसी स्थिति में 21 जनवरी से मेरा ब्याज का मीटर चालू हो जाएगा। ही क्लियर द ड्यूज ऑन 20th of April 2023। अब सवाल बनता है ब्याज कितने दिन का लगेगा, तो भाई जनवरी के तो क्या हो जाएंगे, 11 दिन हो जाएंगे, 2023 में फरवरी के हो जाएंगे 28 दिन, और मार्च के हो जाएंगे 31 डेज, और अप्रैल के हो जाएंगे कितने, 20 दिन। तो 8, 9, 10, ठीक है, 3, 3, 6, 7, 8, 9, मतलब 90 डेज का क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। आपसे पूछूंगा इंटरेस्ट की रेट, तो आप बताएंगे 18% क्या है पर एनम, और जब मैं पूछूंगा इंटरेस्ट कौन से सेक्शन से लगेगा तो आप बताएंगे 50 से। जब मैं पूछूंगा क्या क्वेश्चन में शोकॉज नोटिस आया तो आप कहेंगे नहीं शोकॉज नोटिस तो नहीं आया, तो फिर पेनल्टी कितनी लगेगी, टैक्स के 15%। टैक्स हमारा कितना माना, 12 लाख माना, तो 12 लाख के 15% की क्या लग जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी, जो कि 1 लाख कितना आएगा, 80,000 आएगा। 1 लाख क्या आएगा, 80,000 आएगा। तो अगर मैं आपको सॉल्यूशन पे ही सीधा लेके चलूं, ठीक है ना, सीधा ही सॉल्यूशन पे लेके चलता हूं, ठीक है, तो टैक्स पेबल 12 लाख, पेनल्टी 1,80,000, 90 दिन का ब्याज 18% पर एनम की रेट से, और ये रहा आपका कौन सा है, ब्याज का क्या है, अमाउंट है। तो क्वेश्चन तो मैंने देखिए पूरा ही क्या कर दिया, सॉल्व ही कर दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। However, the department on verification identifies additional separation of क्या है 2 लाख, और 2 लाख इनको मालूम पड़ा in the same month of January. Show cause notice is issued and the taxpayer represent before the proper officer which result into adverse order against the क्या है taxpayer। तो यहाँ पर 2 लाख के केस में तो शो कॉज नोटिस आ गया, आपका रिप्रेजेंटेशन भी हो गया और डिमांड ऑर्डर भी पास हो गया।
ऑर्डर पास हुआ 25 किसको, मई को। अब यहाँ सवाल बनता है कि अगर मैं इसके 30 में पेमेंट कर दूं तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो पेनल्टी 100% की थी वो पेनल्टी आपके सिर्फ 50% की रह जाएगी। एंड द टैक्स पेयर कंप्लाई विथ एडवर्स एडजुडिकेटिंग ऑर्डर, और 27 किसको, जून को। सवाल बनता है क्या 25 मई को ऑर्डर पास हुआ और 27 जून को क्या कर दिया गया, पेमेंट कर दिया गया, तो क्या पेमेंट 30 दिनों में कर दिया गया। तो आप देखिए भाई मई में क्या होते हैं, 31 दिन होते हैं, तो 26, 27, 28, 29 और 30, 5 दिन, और 31 और 27, ये भाई 30 दिनों में तो आपने पेमेंट नहीं करा। तो क्या 50% ऑफ टैक्स अमाउंट की पेनल्टी का जो रिलैक्सेशन है वो मिल जाएगा, आप कहेंगे नहीं मिलेगा। जितना टैक्स अमाउंट है उतनी ही अमाउंट की आपकी इस वाले केस में क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। ठीक है ना, क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिया गया, और देखिए पेनल्टी कितने की है, 2 लाख रुपए की है, क्योंकि आपने 30 दिनों के बाद में क्या किया गया है, पेमेंट किया गया है यहाँ पर। ओके, तो 100% की क्या लगेगी, पेनल्टी। ब्याज तो लगना ही लगना है, ठीक है ना, ब्याज तो लगना ही लगना है। अच्छा, ब्याज का मीटर कब से चालू होगा, भाई कब से चालू होगा, 21 जनवरी से ही चालू हो जाएगा, क्योंकि 21 जनवरी की ही तो क्या थी, डिमांड थी। और पेमेंट आपने करा है 27 किसको, जून को करा है, शायद 27 जून को ही क्या करा है आपने, पेमेंट करा है, यह 27 जून। 21 जनवरी से लेकर 27 जून तक का क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बड़े आसानी से सॉल्व हो गया। करना क्या है, जितना क्वेश्चन पढ़ा उससे रिलेटेड जो प्रोविजन है आप लिख डालिए, फिर आप देखिए वही आपका क्या है, सॉल्यूशन है, वही सॉल्यूशन है। तो बस अप्रोच है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। ए टैक्स पेयर हैज मिस्टेकनली पेड CGST एंड SGST फॉर एन इंटरस्टेट सप्लाई। सवाल बनता है कि अगर कोई इंटरस्टेट सप्लाई को मैं इंट्रा मान के इंस्टेड ऑफ IGST में CGST SGST पे कर दूं तो क्या डिपार्टमेंट उसको एडजस्ट कर लेगा, क्या। आंसर इज नो। आप दोगे इसके लिए तो अपन ने सेक्शन 77 पढ़ा है, वो बोलता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो रॉन्ग टैक्स आपने, रॉन्ग क्लासिफिकेशन जो टैक्स पे करा है उसका तो आप क्या ले लीजिए, रिफंड ले लीजिए, और करेक्ट टैक्स का आप क्या करिए, पेमेंट करिए। सवाल बनता है क्या इस रिफंड पे अनजस्ट एनरिचमेंट वाला प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, तो आप बोलिए नहीं, आप पे अनजस्ट एनरिचमेंट वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, आप बिल्कुल रिफंड ले सकेंगे। सवाल ये बनेगा कि जब अपन करेक्ट टैक्स का पेमेंट करेंगे IGST, तो क्या उस केस में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो आप ही बताएंगे कि सेक्शन 77 ने ही कहा है कि जब करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स का पेमेंट करेंगे तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, रॉन्ग टैक्स का आप रिफंड ले सकेंगे, अनजस्ट एनरिचमेंट भी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, ये लीजिए, IGST लाइबिलिटी कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट CGST SGST रॉन्गली पेड, तो उसका तो रिफंड ही होगा, करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स का पेमेंट होगा, और कोई भी क्या नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले भी, मतलब और भी है सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रीफली डिस्कस द मोड ऑफ रिकवरी। जब आपसे मोड ऑफ रिकवरी पूछा जाए तो आप कहेंगे सेक्शन 79 ने कहा है। अच्छा, मोड ऑफ रिकवरी तो वैसे बताऊं, सेक्शन 78 बोलता है कि आपको डिमांड ऑर्डर आया, अगर आप उसके 3 महीने में क्या नहीं करते हो, पेमेंट नहीं करते हो। हालांकि प्रॉपर ऑफिसर इस 3 महीने को कम कर सकता है, लेकिन कम नहीं करता है, तो 3 महीने में पेमेंट नहीं करते हो तो फिर रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाती है 79 में। क्या क्या रिकवरी है भाई, जो पैसा आप गवर्नमेंट से क्या करते हो, मांगते हो, तो वो उसमें से एडजस्ट कर लेंगे। डिटेलिंग एंड सेलिंग ऑफ क्या कर देंगे, गुड्स कर देंगे, ठीक है ना, जो अंडर द क्या है, जो आपके गुड्स बिलोंगिंग है उसको डिटेन करके सेल कर देंगे। या फिर डिटेनिंग एंड सेलिंग ऑफ, सेल ऑफ क्या कर देंगे, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी कर देंगे। गार्निशी प्रोसीडिंग मतलब जिससे आप ऐसा मांगते हो, लाइक डेटर्स हो गए हैं, ठीक है, उनसे वो क्या कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे। या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सर्टिफिकेट भेज देंगे और फिर वो रिकवरी करेगा, जैसे कोई अरियर ऑफ क्या हो, लैंड रेवेन्यू। या फिर मजिस्ट्रेट को कहेंगे तो फिर वो रिकवरी करेगा, जैसे कि कोई कोर्ट ने आप पे फाइन क्या करा हो, इम्पोज किया हो, तो इस तरीके से आपसे रिकवरी होगी। और अगर आपने कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट करा है तो उस बॉन्ड को क्या कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे, और उससे वो आपकी क्या करेंगे, रिकवरी करेंगे, उससे वो आपकी रिकवरी करेंगे। और CGST की अगर डिमांड है तो SGST ऑफिसर उसकी क्या करेगा, रिकवरी कर सकेगा, ठीक है ना, वो इनके बिहाफ पे क्या कर सकेगा, SGST भी रिकवरी कर सकेगा। और फिर जो भी रिकवर होगा उसको मान लिया जाएगा कि इन प्रपोर्शन क्या हुई है, CGST SGST जो भी डिमांड थी उसी प्रपोर्शन में क्या हुई है, रिकवरी हुई है। तो आप देखिए
जो भी अमाउंट ओन्ड बाय टैक्स अथॉरिटी है, डिटेनिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हो गया, रिकवरी फ्रॉम अदर पर्सन मतलब गार्निशी प्रोसीडिंग डेटर से हो गया, डिस्ट्रेन एंड सेल ऑफ क्या मूवेबल इमोरल प्रॉपर्टी हो गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू हो गया, मजिस्ट्रेट से क्या हो गया एज ए फाइन इम्पोज्ड बाय हिम हो गया है, बॉन्ड को एग्जीक्यूट करके हो गया, और जीएसटी अरियर को एसजीएसटी वाला ऑफिसर भी क्या कर सकेगा, रिकवर कर सकेगा, और रिकवर अपन डिस्टिंक्ट पर्सन से भी कर सकते हैं। आपका जो 25 सबसेक्शन 4 और 5 में जो बताया गया ना डिस्टिंक्ट पर्सन, उससे भी आपकी क्या हो सकेगी, रिकवरी करी जा सकी होगी। ओके, तो देखिए कितने आसान तरीके से इस क्वेश्चन को भी यहां पर क्या कर दिया गया है, सॉल्व कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम यहां पर क्या करते हैं, पढ़ते हैं और उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यस, अगला क्वेश्चन नंबर 14, ये आपके लिए सेल्फ वर्क है। आपको मैं सेल्फ वर्क दे रहा हूं लेकिन मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन करा ही चुका हूं, तो मतलब इंस्टीट्यूट भी हम आईसीआई भी हमसे एक ही क्वेश्चन मल्टीपल अटेम्प्ट्स में पूछ रहा है। अगर मैं पढ़ूं तो आपको लगेगा सर ये तो आपने कितनी बार इसी लेक्चर के अंदर क्या कर दिया, बता दिया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो अभी कराया था, रॉन्ग क्लासिफिकेशन कर दिया, रॉन्ग टैक्स पे कर दिया, रिफंड ले लीजिए, करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स का पेमेंट कर दीजिए, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं लगेगा, तो वही सेक्शन 77 को लेके था। लेकिन फिर भी करा तो दिया मैंने, लेकिन मैं एक बार फिर आपको करने के लिए देता हूं, मतलब बोलता हूं सेल्फ वर्क। आइए ये वाला क्वेश्चन कराता हूं आपको। जग जीवन है, फाइल्ड जीएसटीआर 3B इन्होंने क्या कर दिया, फाइल कर दिया आफ्टर द ड्यू डेट प्रेस्क्राइब्ड फॉर फाइलिंग इट। यहां पर एक सवाल बनता है, मैंने ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल नहीं करा, ड्यू डेट के बाद में रिटर्न फाइल करा। मान लीजिए ड्यू डेट के भी 30 दिनों के बाद में रिटर्न फाइल करा। जब रिटर्न फाइल करा तो मैंने उसका रिटर्न के साथ में उसका टैक्स का और इंटरेस्ट का भी क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। सवाल ये बनता है, जब मैंने डिलेड फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B करी अलॉन्ग विद पेमेंट ऑफ क्या है, डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट के साथ में मैंने यहां पर करी, तो क्या मेरा कोई टैक्स नॉट पेड है, कोई टैक्स मेरा क्या शॉर्ट पेड है? तो आप जवाब दीजिएगा, आंसर इज नो। आपका टैक्स बस डिलेड पेमेंट है, क्योंकि रिटर्न ही क्या करा, लेट फाइल करा, लेकिन आपका कोई नॉट पेड और शॉर्ट पेड है ही नहीं। सवाल बनता है, जब मेरा कोई टैक्स नॉट पेड शॉर्ट पेड है ही नहीं, बस रिटर्न ही मैंने 30 दिनों के बाद में फाइल करा, तो जो 73 सबसेक्शन 11 में जो पेनल्टी होती है ना, जो ये बोलती है अगर आप सेल्फ असेस टैक्स का पेमेंट 30 दिनों में नहीं करोगे, ओके, तो उस केस में पेनल्टी लगेगी 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर की पेनल्टी लगेगी। तो क्या 73 सबसेक्शन 11 वाली पेनल्टी लगेगी? तो आप कहेंगे आंसर इज नो। वो पेनल्टी तो तब लगती जब मैं जीएसटीआर 3B क्या कर देता, फाइल तो कर देता, लेकिन मैं उसका पेमेंट नहीं करता। तो आप बोलते कि रिटर्न तो फाइल है, सेल्फ असेस टैक्स है, लेकिन आपने उसका पेमेंट नहीं करा, मतलब टैक्स नॉट पेड है या क्या है, शॉर्ट पेड है। जब टैक्स नॉट पेड होता है, शॉर्ट पेड होता है, तो सेक्शन 73 एप्लीकेबल होता है। ओके, मैंने रिटर्न क्या करा, लेट फाइल करा, लेकिन जब भी फाइल करा टैक्स का पेमेंट कर दिया, तो मेरा टैक्स नॉट पेड शॉर्ट पेड है ही नहीं। जब टैक्स नॉट पेड शॉर्ट पेड ही नहीं है, तो 73 लगेगा ही नहीं, और जब 73 नहीं लगेगा तो 73 सबसेक्शन 11 नहीं लगेगा। जब वो नहीं लगेगा तो उसकी पेनल्टी नहीं लगेगी। फिर मैं जब आपसे पूछूंगा चलो ये तो नहीं लगेगा, लेकिन इस एक्ट में कोई और कोई पेनल्टी लगेगी, क्योंकि आपने कॉन्ट्रावेंशन तो करा है, आपने ड्यू डेट पे पेमेंट तो नहीं करा, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, एक जनरल पेनल्टी होती है सेक्शन कौन सा 125 की 25,000 रुपए की, वो आपके ऊपर क्या हो सकेगी, लग सकेगी। देखिए इतना सा पढ़ा, इतना सारा डिस्कशन करा और पूरा क्वेश्चन ही क्या हो गया, यहां पर सॉल्व हो गया। द एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट पेनल्टी हैज टू बी लेविड अंडर सबसेक्शन 11। सबसेक्शन 9 में तो ऑर्डर पास होता है, सबसेक्शन 11 की पेनल्टी लगाना चाह रहे, मना कर देना नहीं, क्योंकि मेरा कोई भी टैक्स नॉट पेड शॉर्ट पेड है ही नहीं, बस रिटर्न ही लेट फाइल करा था, लेकिन जब भी करा अलोंग विद पेमेंट ऑफ टैक्स के साथ करा। ओके, तो इंटरेस्ट ले लो मेरे से इंटरेस्ट ले लो। मेरे पे 73 सबसेक्शन 11 की पेनल्टी नहीं, जनरल पेनल्टी लग सकती है सेक्शन 125 की। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन यहां पर क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन यहां पर मैंने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ये देखिए 73 सबसेक्शन 11 इस क्या है, नॉट क्या है पेबल,
जनरल पेनल्टी क्या हो सकती, इम्पोज हो सकती, जो मैं बता रहा हूँ सेक्शन 125 की 25,000 रुपए उसका क्या होता है, अमाउंट होता है। तो जितना इन्होंने नहीं बताया ICAI ने, उतना उससे ज्यादा बता रहा हूं मैं आपको। और कर क्या रहा हूं, क्वेश्चन को पढ़ते ही जितना भी उससे रिलेटेड है क्वेश्चन बना देता हूं और उसके प्रोविजन आपको समझा देता हूं बातों में, बस वही हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। यस, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको सेल्फ करना है। करना क्या है, मैं तो इससे पहले इसी लेक्चर के अंदर ये क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं, ठीक है ना। वही कौन सा, सेल्फ असेस्ड किसका, लायबिलिटी का, उसका आपने पेमेंट नहीं करा। 73 सबसेक्शन 11 वही 10% ऑफ टैक्स और 10,000 बिना शोकॉस नोटिस के वो आपसे क्या कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। सेल्फ असेस्ड का मतलब है GSTR 3B फाइल करा लेकिन टैक्स का पेमेंट नहीं करा, या GSTR 1 स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई में उसकी डिटेल दी और 3B में नहीं दी। तो ये लीजिए, देखिए सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 पे जाएगा और ये रही उसकी क्या है, पेनल्टी है। तो बस वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलरेडी करा चुका हूं। अगर आपने अमाउंट रिप्रेजेंटिंग टैक्स कलेक्ट कर लिया, गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करा है अभी तक आपने, इमीडिएटली आपको पेमेंट करना पड़ेगा, इमीडिएटली विदाउट एनी टाइम लिमिट आपको शो कॉज नोटिस दे सकेंगे। डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट कितनी है, 1 ईयर है, जब से उन्होंने शो कॉज नोटिस आपको क्या करा, इशू करा। ओके, और इस केस में इंटरेस्ट कब से लगता है, तो सवाल का आंसर होगा कि इस केस में इंटरेस्ट तब से लगता है जब आपने अमाउंट रिप्रेजेंटिंग एज ए टैक्स क्या कर लिया था, कलेक्ट कर लिया था, उस दिन से लेकर फिर कब तक, जब तक आप उसका पेमेंट नहीं कर देते उस दिन तक का क्या लगता है, ब्याज लगता है। ओके, तो ये सेक्शन 76 से ऑलरेडी क्या आ गया है, क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन आ गया है। ओके, तो रिपीट हो रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर क्या कराता हूं, 19 आपको कराता हूं। डिस्कस द अमाउंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी टू बी पेड है, बिल्कुल कर देंगे, हमको पेनल्टी बिल्कुल मालूम है, 73 की मालूम है, 74 की मालूम है। इफ एनी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस वेयर शो कॉज नोटिस आर इशूड 74 की पेनल्टी बतानी है। अरे क्या दिक्कत है, पेनल्टी 4 ही तो है, 15%, शो कॉज नोटिस से पहले 15, उसके 30 में तो 25, डिमांड ऑर्डर आने के 30 में तो 50, और नहीं तो फिर तो 100% ऑफ टैक्स की पेनल्टी तो है ही। ओके, बस ये रहा, तो कर देंगे हम। तो ये है डेट ऑन विच क्रेडिट वॉज टेकन रॉन्गली, ये आपने इस दिन क्या लिया, रॉन्गली क्रेडिट लिया, और कितने का है, 200 लाख का है। प्रेजेंट स्टेटस क्वेश्चन ने कहा एडजुडिकेशन ऑर्डर पास हुआ, 26 जुलाई को ऑर्डर पास हुआ, डिमांडिंग द एंटायर अमाउंट ऑफ क्रेडिट जो भी रॉन्गली लिया था विथ इंटरेस्ट के साथ, एंड इम्पोजिंग अमाउंट इक्वल टू द क्रेडिट एज पेनल्टी, उतनी ही अमाउंट की उन्होंने उस पर क्या लगाई है, पेनल्टी लगाई। अब हम पेमेंट कब कर रहे हैं, तो क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है कि जितने भी क्वेश्चन 4 पॉइंट है इन सभी में पेमेंट 20 ऑफ क्या किया गया, सितंबर को किया गया। ऑर्डर पास हुआ है 26 किसको, जुलाई को, और 20 सितंबर को ऑर्डर पास हुआ है। तो डिमांड ऑर्डर के 30 दिनों में तो आपने पेमेंट नहीं करा है, तो जितने अमाउंट का टैक्स है उतनी ही अमाउंट की क्या होगी, पेनल्टी होगी। आपको साथ में आंसर भी अगर मैं मैच करवाऊं तो ये देखिएगा 200 लाख की ही क्या होगी, पेनल्टी होगी, क्योंकि आपने डिमांड ऑर्डर के 30 दिनों के बाद में क्या करा, पेमेंट करा। तो आप भी देखेंगे यार कैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है अगर आपने उसको क्या कर रखा है, हर एक वर्ड को पहले से पढ़ा हुआ है। अब देखिए इस वाले केस में भी एडजुडिकेशन ऑर्डर पास हुआ किसमें, अगस्त में, 26 अगस्त को क्या हुआ, ऑर्डर पास हुआ, पेमेंट आपने कर दिया 20 ऑफ सितंबर को कर दिया। यहां पर आपने पेमेंट क्या कर दिया, विद इन 30 डेज कर दिया, डिमांड ऑर्डर के कर दिया। तो आपका जितनी टैक्स है उतने के 50% की ही क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। ठीक है, मैच करवा देता हूं आपको। तो पेनल्टी यहां पर लगेगी कितने की, 50% की लगेगी, 50% की। तो जो भी टैक्स का अमाउंट होगा, ये रहा टैक्स का अमाउंट, ओके, तो या ITC का अमाउंट, उसके 50% की पेनल्टी लग जाएगी। तो सिंपल है, कुछ खास बात नहीं है इसके अंदर। तीसरा वाला देखेंगे तो शो कॉज नोटिस इश्यूड हुआ 5 सितंबर को, 5 सितंबर को हुआ, और 20 सितंबर को तो अपन ने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, मतलब शो कॉज नोटिस आने के 30 दिनों में। तो पेनल्टी तो अपनी सिर्फ 25% रह जाएगी। तो 120 लाख का आपने ITC गलत लिया है, तो उसकी 25% अगर आप पेनल्टी करेंगे तो वो 30 लाख आनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं भाई 30 लाख की पेनल्टी होनी चाहिए हमारी। तो ये लीजिए 30 लाख की क्या है, पेनल्टी है। तो कितना सिंपल सा है। और लास्ट है इसका स्टेटमेंट ऑफ MD,
हैज बीन रिकॉर्डेड 6 सितंबर को रिकॉर्ड हुआ, अभी रिकॉर्ड हुआ, वेयर इन ही हैज एडमिटेड द नॉन रिसीट ऑफ क्या है इनपुट और अवेलिंग आईटीसी। बोला मेरे को तो रिसीव नहीं हुआ, बिना रिसीव हुए मैंने आईटीसी ले लिया, गलत आईटीसी ले लिया। अब इस क्वेश्चन ने बोला ही नहीं कि शोकोस नोटिस आया नहीं है, डिमांड ऑर्डर की तो बात ही नहीं है, शोकोस नोटिस आया भी नहीं आया। अब अगर ये मान लो कि शोकोस नोटिस नहीं आया तो पेनल्टी तो सिर्फ 15% रह जाएगी, और अगर ये मान लो कि शोकोस नोटिस आया है तो फिर उस केस में मानना पड़ेगा कि पेनल्टी 25 लगाऊं, कितनी लगाऊं। तो मैं तो ये मानता हूं कि जब लिखा ही नहीं है तो मैं तो मानता हूं कि शोकोस नोटिस आया नहीं, अपन तो जितना भी 50 लाख है आईटीसी का अमाउंट उसके 15% की पेनल्टी मतलब 7.5 लाख रुपए की क्या कर देते हैं, अपन तो पेनल्टी कर देते हैं। ठीक है, अब भाई 50 का 15%, ठीक है, ये रहा 7.5 लाख। ओके डन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने यहां पर क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर आपको क्या करवाता हूं, 20 करवाता हूं। सेकंड लास्ट क्या करवा रहा हूं, क्वेश्चन आपको यहां पर करवा रहा हूं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अरियंत है एंगेज्ड ए सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। डिमांड नोटिस है 50 लाख की, सर्व्ड ऑन 5 अप्रैल, मतलब डिमांड ड्यू हो गई 10 अप्रैल को। डेस्पाइट हैविंग नॉलेज ऑफ सेड नोटिस मिस्टर अरियन ट्रांसफर हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन पंजाब इन द नेम ऑफ हिज क्या है वाइफ। अब क्वेश्चन बनता है, एक बार डिमांड क्या हो गई, एस्टेब्लिश हो गई है, ड्यू हो गई है, और आपकी इंटेंशन गवर्नमेंट के ड्यूज को डिफ्रॉड करने की है, इसलिए आप अपनी प्रॉपर्टी मूल इमल प्रॉपर्टी को चार्ज क्रिएट कर देते हो, ट्रांसफर कर देते हो, मॉर्गेज कर देते हो, एक्सचेंज कर देते हो। ठीक है ना। रीजन क्या है, रीजन है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के ड्यूज को डिफ्रॉड करना है। ओके, डिफ्रॉड करना, और आपकी लायबिलिटी भी ड्यू हो चुकी है। तो उस केस में क्या होगा, तो आप आंसर कहिएगा, सेक्शन 81 बोलता है ये जो ट्रांसफर है, एक्सचेंज है, चार्ज है, इस चार्ज को हम वॉइड कर देंगे। ठीक है, आप ये भी बताइएगा अगर आपने एडिक्वेट कंसीडरेशन पे करा होता, ठीक है ना, प्लस आपको नॉलेज नहीं होती कि आपके ऊपर कोई प्रोसीडिंग चल रही है या आपके कोई ड्यूज हैं, या फिर आपने प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन लेके करा, तो फिर उस केस में इस ट्रांसफर को, चार्ज को हम क्या नहीं मानते, वॉइड नहीं मानते, एडिक्वेट कंसीडरेशन पे करते। प्लस आपको अगर पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग की या ड्यूज की इंफॉर्मेशन नहीं होती, या फिर आपने प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन ले ली होती। तो बस ये रहा आंसर, और हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब मैंने तो इतना सा पढ़ा और इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने पूरा सेक्शन 81 बता दिया। अब ये जो भी बोलेंगे, ठीक है ना, मेरा आंसर तो क्या जाना है, सही जाना ही जाना है। तो देखिए, अच्छा क्वेश्चन को पढ़ूं तो इन्होंने क्या कर दिया, 2 लाख में ट्रांसफर कर दिया, जबकि उसकी वैल्यू कितनी थी, 80 लाख थी। ट्रांसफर क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा, ट्रांसफर क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा बस। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 21, डिमांड एंड रिकवरी का लास्ट क्वेश्चन। इन द मंथ ऑफ क्या है, मार्च, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिपार्टमेंटल जीएसटी ऑडिट अंडर सेक्शन 65, ठीक है, एसएससी की ऑडिट टीम ऑब्जर्व्ड दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड बाय द कंपनी वाज ब्लॉक्ड। आपने ब्लॉक्ड आईटीसी ले लिया। ऑडिट मेमो वाज गिवन टू द कंपनी फॉर सबमिशन ऑफ रिप्लाई, कि हम तो कह रहे हैं ब्लॉक्ड है, अब आप अपना सबमिशन दो। कंपनी सबमिटेड इट्स रिप्लाई कंटेंडिंग दैट द सेड क्रेडिट वाज नॉट ब्लॉक्ड एंड हैड बीन राइटली क्लेम्ड। तो अभी तक कहानी चल रही है, उन्होंने कहा ये गलत ले लिया, हमने कहा नहीं गलत नहीं है, सही लिया। डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड नहीं है विथ रिप्लाई से, ऑडिट टीम सर्व्ड ए शोकोस नोटिस अंडर सेक्शन 74 and transferred the matter to adjudicating officer and also started recovery क्या है, proceeding। तो आप या बस यहां आते ही बता दीजिएगा, सेक्शन 78 बोलता है अगर डिमांड ऑर्डर, पहली बात तो यहां डिमांड ऑर्डर पास नहीं हुआ, सिर्फ शोकोस नोटिस है। 78 बोलता है अगर डिमांड ऑर्डर पास होने के अगर 3 महीने तक भी अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो सेक्शन 79 में क्या होती, रिकवरी होती है। डिमांड ऑर्डर से पहले क्या नहीं हो सकती, रिकवरी नहीं हो सकती है। ये लीजिए, देखिए रेफरेंस आ गया 70 और 79 का, और क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। डिपार्टमेंट ने बिना डिमांड ऑर्डर पास करे रिकवरी कर दी, ये तो क्या करा है, गलत करा है। ओके, तो ये लीजिए विद इन ए पीरियड ऑफ कौन सा है, 3 मंथ्स। ये 3 मंथ्स को रिड्यूस कर भी सकते हैं, ठीक है, टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ किसके लिए, रेवेन्यू को कर सकते हैं। एल्स नहीं तो कितने का, 3 महीने में नहीं करते हो किसके, डिमांड ऑर्डर के, तो फिर उस केस में सेक्शन 79 में क्या होती है, रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाती है।
तो देखिए कितना सा क्या था, आसान था। ए कैटेगरी का क्या था, टॉपिक था, और वो भी इस तरह का है, वो भी इस तरह का है। तो आप समझिए तरीका है पढ़ने का, सही तरीके से करें तो चीजें बहुत ही आसान वास्तव में है। ठीक है, तो चीजों को आसान बनाना पड़ता है। तो आसान बनाने के लिए क्या है, फर्स्ट टाइम जब रिवीजन करें तो कोई बहुत ज्यादा शॉर्ट रिवीजन ना करें। ऐसा नहीं कि खुद के तसल्ली के लिए या सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ रिवीजन करना था तो जो सबसे कम टाइम वाला है वो रिवीजन कर लिया। आप उसका बेनिफिट देखिए, ठीक है, बेनिफिट देखिए। तो रिवीजन अगर बड़ा है तो आप उसको ट्वाइस स्पीड्स पे करके क्या कर लीजिए, कम समय पे कर लीजिए, लेकिन रिवीजन ऐसा हो जो हर एक प्रोविजन का हो, ठीक है ना, हर एक वर्ड का इंटरप्रिटेशन मालूम पड़े। तो फिर देखिए क्वेश्चन सारे, ये क्वेश्चन आरटीपी वाले करे, एमटीपी वाले करे, पास्ट एग्जाम वाले करे, और देख लीजिए कैसे थे क्वेश्चन। और यही क्वेश्चन टफ नहीं थे, ये क्वेश्चन टफ थे, ये क्वेश्चन ही क्या थे, टफ थे, अगर हमको क्या है ढंग से नहीं था। तो अप्रोच तरीके से हो और हर एक वर्ड का रिवीजन करा हुआ हो तो चीजें बड़ी आसान हो जाती है। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट रिवीजन वीडियो और नेक्स्ट प्रैक्टिकल के साथ में मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स।